एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जो आपके जीवन से, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और ये आपको एक सावधान करने वाली खबर है, इसलिए आज आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच सवाल जवाब होते हैं, एक संवाद चल रहा है। इस प्रसंग में यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि सुखी कौन है। इस पर युधिष्ठिर का जवाब है कि सुखी वो है जिस पर कोई कर्ज नहीं है। लेकिन वो द्वापर युग की बात थी, अब हम कलयुग में हैं और इस दौर में कर्ज जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कई बार तो लोग कहते हैं कि जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसके ऊपर उतना ही कर्ज होगा। घर का कर्ज, गाड़ी का कर्ज, सुख सुविधाओं और वस्तुओं के लिए कर्ज, और कई बार बड़े शहर में अपनी जिंदगी किसी तरह चलाने के लिए भी लोग कर्ज लेते रहते हैं, लेना चाहते हैं। लोगों की इसी आदत और मजबूरी को चाइनीज ऐप्स ने अब निशाना बनाया है और कर्ज का एक ऐसा जाल उन्होंने भारत के लोगों के आसपास बुन दिया है जिसमें गरीब, तंगहाल और जरूरतमंद लोग बड़ी आसानी से फंसते चले जा रहे हैं। लोग बैंक लोन के लंबे पेपर वर्क से बचने के लिए मोबाइल ऐप्स के जरिए आजकल लोन ले रहे हैं। ये ऐसी ऐप्स हैं जिनसे लोन तो फटाफट मिल जाता है, लेकिन इंस्टेंट लोन का ये लालच बाद में बहुत महंगा पड़ता है। ब्याज की दरें और वसूली की शर्तें ऐसी होती हैं कि एक तरफ कर्ज चढ़ता चला जाता है और दूसरी तरफ वसूली इस तरह होती है कि आपको अपनी इज्जत भी सरेआम गंवानी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही लोन ऐप रैकेट का खुलासा किया है, भंडाफोड़ किया है, जो लोगों को तुरंत लोन का लालच देता था और इसके बदले में कई गुना ज्यादा रकम की उगाही करता था। दिल्ली में हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने दिल्ली में एक 3 मंजिला इमारत पर छापा मारा और वहां पिछले 2 साल से फ्लाई हाई ग्लोबल सर्विसेज के नाम से एक कॉल सेंटर चल रहा था, जहां 149 टेलीकॉलर्स लोन लेने वाले लोगों को फोन पर धमकाकर उगाही का काम करते थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इस रैकेट को चलाने वाला अपराधी अनिल कुमार भी शामिल है। इस लोन ऐप रैकेट के तार चीन से जुड़े हुए हैं, जहां इसके असली मास्टरमाइंड बैठे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनिल कुमार की डिंग टॉक ऐप के जरिए, ये एक ऐप है जिसको बोलते हैं डिंग, तो ये डिंग टॉक ऐप है, इसके जरिए ये अनिल कुमार 2 चीनी नागरिकों से मुलाकात इसने की, जो 2 अलग अलग लोन ऐप्स के जरिए भारत में कर्ज बांटते थे। अनिल कुमार की ड्यूटी ये थी कि इन दोनों चीनी लोन ऐप्स ने जिन लोगों को कर्ज बांटे उन्हें फोन करके पैसे का कलेक्शन उसे करना होगा और फिर बैंक खाते में जितनी भी रकम आएगी उसमें से अपना 30% कमीशन निकालकर ये उन दोनों चीनी नागरिकों को भेज देता था। पिछले साल मार्च से लेकर अब तक अनिल कुमार चाइनीज लोन ऐप्स के जरिए लोन लेने वाले लोगों से 10 करोड़ रुपए की उगाही कर चुका था, जिसमें से 3 करोड़ रुपए उसका कमीशन के तौर पर उसके थे। इस इंस्टेंट लोन ऐप का जो गैंग है, इसका शिकार बन चुके एक पीड़ित व्यक्ति ने हमारे साथ अपनी आप बीती शेयर की है। वो आज आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि उसकी जगह आप में से कोई भी हो सकता है। मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक लोन ऐप का देखी, उस पर मेरे को 50,000 रुपए का लोन शो हो रहा था। मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने वो लोन ऐप डाउनलोड करी। लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद उन्होंने मेरे से मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरी इमेजेस, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे रिकॉर्डिंग्स, सब डाटा का एक्सेस मांगा। वो डाटा एक्सेस होने के बाद वो डाटा एक्सेस हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को 7,000 रुपए का लोन दिया। 7,000 रुपए लोन देने के बाद उन्होंने मेरे को हरासमेंट करना चालू कर दिया, मेरे साथ मिसबिहेव करना चालू कर दिया। उन्होंने मेरे से पैसों की डिमांड रखने लगे। मैंने 7,000 का 15 गुना अपनी इज्जत और अपने डर के वजह से 1 लाख रुपए भर भी दिया। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को हरासमेंट, मेरी फोटोज का मिसयूज करने लगे। मेरी फोटोज के ऊपर गंदी गंदी वीडियोस एडिट करके डालने लगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज किया। मेरे कलीग्स को, मेरे रिलेटिव्स को गंदे गंदे मैसेजेस भेजे। मेरे रिलेटिव्स की फोटो को, मेरे रिलेटिव्स के व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करके उनकी फोटोज को मिसयूज किया। मेरे को बहुत ज्यादा, उनको भी हरास किया और मुझे बहुत ज्यादा हरास किया। मेरे को ऐसा हो गया, एक टाइम पर ऐसी नौबत आ गई थी कि मैं अपनी सुसाइड करने को होने चाह रहा था। ये जो पूरा रैकेट है,
ये हिंदी फिल्मों के खलनायक साहूकारों की तरह बहुत चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाता था और तरह तरह के लालच देता था। पुलिस ने बताया है कि इस सिंडिकेट का जाल पूरे भारत में फैला हुआ है। ये लोग बिना KYC वेरिफिकेशन के इजी लोन का ऑफर दिया करते थे और बहुत कम समय में या फिर कई बार तुरंत लोन देने का वादा करते थे और इसके बाद लोन लेने वालों को प्रताड़ित करने और उनसे उगाही करने का काम शुरू होता था। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लोगों को SMS के जरिए या फिर फेसबुक सहित तमाम प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापनों के जरिए तुरंत लोन लेने का ऑफर दिया जाता था। और आप भी नोट कीजिएगा, आपके पास भी कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर या किसी और सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस और विज्ञापन आते रहते होंगे जिसमें वो कहते होंगे कि आपको तुरंत लोन मिल जाएगा और किसी कागजात की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कर्ज वाले जाल में आपको फंसाने की एक प्रचार योजना है। जब लोग इस प्रचार में बताई गई चाइनीज लोन ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड कर लेते थे तो उस पर रजिस्टर करने के लिए उन्हें अपने मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी की परमिशन एक्सेस देनी पड़ती थी, जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार हो जाते हैं कि भाई आप हमारे फोन में सारी एक्सेस ले लीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट, हमारी जो गैलरी है, हमारे वीडियोस, हमारी तस्वीरें, फोटोज, सब कुछ। इस बीच ये कंपनी अपने शिकार के फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती थी जिससे फोन को हैक कर लिया जाता था और सारा पर्सनल डेटा जो आपका है उसे चुरा लिया जाता है। यानी जिस ऐप से कर्ज मिला उसी ऐप ने आपके स्मार्टफोन को अपना बंधक बना लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, सारा डेटा चुरा लिया और इसके बाद फर्जी कॉल सेंटर में बैठे टेली कॉलर्स का काम शुरू होता था, जो लोगों को लोन वापस करने के लिए ब्लैकमेल करते थे और उन्हें धमकियां देते थे। लोन लेने वालों से ज्यादा ब्याज मांगा जाता था, साथ ही अलग अलग बहाने बनाकर ज्यादा चार्ज लिया जाता था। अगर कोई ग्राहक वसूली एजेंट की धमकियों से नहीं डरता था तो ये गैंग कर्ज लेने वाले की फेक अश्लील तस्वीरें बनाकर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दर्ज जितने भी नंबर थे उन पर भेज देता था। पुलिस के मुताबिक गैंग चलाने वाले अपराधी ने इस काम के लिए जो फर्जी कंपनी बनाई थी उसके नाम पर 300 सिम कार्ड्स लिए गए थे। सोचिए, इस कंपनी के पास 300 सिम कार्ड्स थे जिनसे फोन किए जाते थे। इनके जरिए फोन करने और व्हाट्सएप पर फोटो भेजने का काम होता था। पुलिस ने जिस लोन ऐप रैकेट का खुलासा किया वो इस बड़ी समस्या का एक छोटा सा ट्रेलर है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में और खास तौर पर कोरोना काल के दौरान इंस्टेंट लोन देने का वादा करने वाली ये चाइनीज ऐप्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया और देश के 409 जिलों में 27,500 लोगों से बात की और इसके नतीजे जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस सर्वे में शामिल 14% लोगों ने बताया कि पिछले 2 साल के दौरान उन्होंने या उनके किसी जानकार ने चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप्स का इस्तेमाल जरूर किया है। ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों में से 58% लोगों ने कहा कि लोन ऐप से ली गई राशि पर उन्हें हर साल 25% से ज्यादा का ब्याज देना पड़ा। इससे यह भी पता चला कि जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी तो कुछ इंस्टेंट लोन ऐप्स ने अपने ग्राहकों से 400 से 500% ब्याज वसूला है। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए, 400 से 500% ब्याज की दर है और वो इन्होंने वसूली है। इस केस में भी जिस व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है उसने 6,800 रुपए का लोन लिया था और वो 1 लाख रुपए से ज्यादा वापस भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कर्ज उतर नहीं रहा। और जब ऐसा हुआ, लगातार धमकियां मिलती चली गईं, तब उसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट किया। कोरोना महामारी के वक्त जब लोगों की नौकरियां छूट रही थीं, काम धंधे बंद हो रहे थे, सैलरीज नहीं मिल रही थी, तब इंस्टेंट लोन ऐप्स का धंधा बहुत फल फूल रहा था क्योंकि सबको पैसे की जरूरत थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया गया कि उस समय यानी तब भारत में करीब 1050 इंस्टेंट लोन ऐप्स एक्टिव थे। सोचिए, 1050 लोन ऐप्स, इनमें से करीब 600 लोन ऐप्स अवैध रूप से काम कर रही थीं। 80 फर्जी लोन ऐप्स गलत तरीकों का इस्तेमाल करके गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध थीं और सिर्फ 90 ऐप्स ऐसी थीं जिनका कोई फिजिकल एड्रेस सही पाया गया। और पिछले महीने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसे लेकर अपनी चिंता जता चुका है। उसमें मेजॉरिटी जो है, मोस्ट ऑफ इट
दे आर अनरजिस्टर्ड लेंडिंग एप्स, मतलब जिसको आप वो अपने आप कर रहे हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। सो वहां पे जो हो रहा है उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है, जो स्टेट पुलिस हो या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, उनको कार्रवाई करना चाहिए और वो कार्रवाई कर रहे हैं। कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास भी जब कंप्लेंट होता है हम इमीडिएटली अनरजिस्टर्ड लेंडिंग एप्स को जो कस्टमर या जो कंप्लेंट करते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करिए, और पुलिस में भी कई सारे स्टेट्स में इफेक्टिव एक्शन लिया गया है। अब ये पहली बार नहीं है जब इंस्टेंट लोन ऐप्स के जरिए ब्लैकमेलिंग और उगाही के रैकेट का ऐसा खुलासा हुआ। इससे पहले अप्रैल में भी दिल्ली पुलिस ने ही एक और ऐसे गिरोह के 8 लोगों को पकड़ा था जो चाइनीज ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपए की उगाही कर चुके थे। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पिछले 2 वर्ष के दौरान ऐसे कई गैंग्स पकड़े जा चुके हैं। तेलंगाना में ऐसे केस सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। तेलंगाना की सरकार के मुताबिक इस साल अब तक लोन ऐप्स के फ्रॉड से जुड़े 900 केसेस उनके यहां दर्ज हो चुके हैं। इंस्टेंट लोन ऐप्स के जरिए ब्लैकमेलिंग और उगाही की मार्केट वैल्यू अरबों रुपए की बताई जाती है, जिसके चुंगल में फंसकर बहुत सारे लोग हमारे देश में आत्महत्या तक कर चुके हैं। वर्ष 2021 में अकेले हैदराबाद में लोन ऐप्स के जरिए उगाही और प्रताड़ना से तंग आकर 6 लोगों के सुसाइड की घटनाएं दर्ज हुई थी। इसके अलावा मुंबई और पंजाब से भी लोन ऐप से ठगे गए लोगों ने आत्महत्या की थी। अब पूरी कहानी हमने आपको बता दी, समस्या आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, यह भी सुन लीजिए। इंस्टेंट लोन ऐप्स के फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन फर्जी ऐप से बचने के लिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ही को सावधान रहना होगा। आप लोन ऐप्स के जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आज हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए या लिख लीजिए। अगर आपके मोबाइल फोन पर इंस्टेंट लोन का कोई भी लुभावना मैसेज आए जिसमें कोई लिंक हो, तो उस पर क्लिक करने की गलती बिल्कुल ना करें। उस लिंक को कभी क्लिक ना करें। अगर कोई ऐप आपसे आपके बैंक खाते की जानकारी, आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन या कोई अन्य पर्सनल जानकारियां मांगता है तो बिल्कुल ना दें, उससे हमेशा सावधान रहें। ऐसे लोन ऐप्स जो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ज्यादा पैसा मांगते हों, उन पर बिल्कुल यकीन ना करें। जिस भी ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई जरूर करें। और सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप किसी बैंक या भरोसे वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी से जुड़े ऐप के जरिए ही लोन के लिए आवेदन करें, वो तो सबसे अच्छा रहेगा। हमारे देश में कर्ज लेने की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक तरफ तो बैंक हैं और दूसरी तरफ वो पुरानी व्यवस्था है जिसके तहत गांवों में, कस्बों में और छोटे शहरों में रहने वाले लोग अक्सर अपने जानने वाले अमीर लोगों से या साहूकारों से एक तय ब्याज पर लोन लिया करते थे, उधार लिया करते थे और फिर उसे अपनी क्षमता के अनुसार चुकाते रहते थे। ऐसी जो व्यवस्था है हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा रही है। हमारे देश में जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो अपने गांव में ही किसी न किसी साहूकार से, किसी न किसी आड़ेती से पैसा उधार लेते रहते हैं और ये लेन देन जो है आपस में चलता रहता है। अब बैंक के पास जब जाते हैं तो बैंक की समस्या यह है कि बैंक के पास कागजी कार्रवाई बहुत करनी पड़ती है। बैंक आपसे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स लेता है और यह देखता है कि आपकी लोन को वापस करने की क्षमता कितनी है, और अगर आपने वापस नहीं किया तो फिर लोन आपसे वसूली कैसे करेगा, इसलिए आपको कुछ गिरवी रखने के लिए भी कहता है। यह प्रोसेस लंबा हो जाता है। आसपास के लोगों से लोन लेते हुए लोगों के मन में एक हिचक अक्सर रहती है कि किसी दिन कर्ज की वजह से, मान लीजिए आप कर्ज ना चुका पाएं, तो उनका समाज में कोई बड़ा अपमान भी हो सकता है, उन्हें अपमान सहना पड़ सकता है। हमारे समाज में आप जानते हैं, कर्ज लेना और फिर उसे ना चुकाना अगर समाज में लोगों को पता चल जाए तो ये एक अपमान का विषय होता है। लेकिन मोबाइल ऐप्स का कोई चेहरा नहीं होता। इन ऐप्स के सामने लोग निश्चिंत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिससे वो कर्ज ले रहे हैं उसका कोई चेहरा नहीं है, इसलिए नजरें चुराने की नौबत नहीं आएगी। और इसी बेफिक्री का फायदा उठाकर चाइनीज ऐप्स उन्हें फंसा लेती हैं। हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने शोषित और वंचित किसान की दयनीय स्थिति को अपनी कहानी में बताया था। उस कहानी का नाम था सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं का कर्ज कैसे
शंकर नामक एक सीधे साधे किसान को पूरी जिंदगी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लेता है और धोखे की वजह से उसकी आगे की पीढ़ियां कर्ज के बोझ से पिसती चली जाती हैं। यह प्रेमचंद की इस कहानी का सार था। अब हम किताबों से ब्लॉग्स पर आ चुके हैं और कर्जे का धोखा भी बही खाते से निकलकर मोबाइल ऐप्स पर आ गया है। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है।